हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं आज। दैट्स द यूनिट सेकेंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बात क्या करता है, संगठन कैसा है, प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे हैं। तो बेसिकली ये यूनिट डील करता है किसी भी प्लांट और एनिमल बॉडी के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, वो एक्सटर्नली और इंटरनली, यानी कि उसकी बाहरी और अंदरूनी बनावट कैसी है। इस बाहरी और अंदरूनी बनावट को समझने के लिए हमारे लाइफ साइंस में बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटमी। बेसिकली कलेक्टिवली हम लोग तीन टर्म्स की बात कर लें, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, इसके साथ साथ एक तीसरा टर्म जो है वो फिजियोलॉजी का है। तो इन तीनों को हम एक साथ अगर डिस्कस करें तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मॉर्फोलॉजी टर्म डेराइव हुआ है फार्म से, फार्म। तो फार्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, बाहर से उसका शेप, साइज, अपीयरेंस कैसा है। जैसे कि तमाम फीचर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। प्लांट की हाइट होती है, प्लांट के स्टेम का कलर होता है, लीफ का कलर होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, उसके रूट कैसे हैं। तो ये उस बाहर से जो दिखने में है वो मॉर्फोलॉजी है। इसी तरह एनिमल के रेफरेंस में उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका स्किन कैसा है, हेयरी है, फेदरी है या कि स्केल्स है, ये सारी चीज़ें, उसका फेस कलर, फेस अपीयरेंस, नोज, ईयर, आई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मॉर्फोलॉजी में। एक्सटर्नल अपीयरेंस, सिंपली यू कैन से दैट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। दूसरा टर्म एनाटमी, एनाटमी दैट इज द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, दैट इज द इंटरनल, इंटरनली वो ऑर्गेनिज्म कैसे बना हुआ है, उसकी बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और उन स्ट्रक्चर्स में क्या कंपोजिशन है, उसका आर्गन सिस्टम कैसा है, आर्गन्स कैसे हैं, आर्गन्स जो बने हैं वो टिश्यूज कैसे हैं, उसके सेलुलर फंक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें आती हैं एनाटमी में। तो ये दो मेन टॉपिक हमको डिस्कस करना है इस यूनिट में, मॉर्फोलॉजी और एनाटमी। ओके, लेकिन इसके साथ एक तीसरे टर्म को मैं डिस्कस करने की बात जो कर रहा हूँ वो फिजियोलॉजी है। बेसिकली ये तीनों टर्म्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें डिस्क्राइब करना है, समझना है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटमी के साथ साथ फिजियोलॉजी की भी बात करनी है, ज़रूरी होती है। फिजियोलॉजी बेसिकली उसके फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है, हाउ दैट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन की तमाम प्रक्रियाएं कैसे पूरी करता है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी चीज़ें इस फिजियोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। लेकिन इस यूनिट में हमको बात क्या करनी है, तो हमको सिर्फ बात करनी है मॉर्फोलॉजी की और एनाटमी की। और कलेक्टिवली हमारे 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर टोटली, दैट इज़ द 5th नंबर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी कैसा है, उनका एक्सटर्नल बनावट कैसा है बाहरी, इसमें हम रूट की बात करेंगे, स्टेम की बात करेंगे, लीफ की बात होगी, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें इस मॉर्फोलॉजी में आती हैं। एनाटमी में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कंपोजिशन की बात करेंगे, किस तरह के टिश्यूज से बने हुए हैं। और 7th चैप्टर जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स की बात होगी। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ डिस्क्रिप्शन, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट बायोलॉजिस्ट के बारे में है, इस यूनिट के पहले इसको हमें डिस्कस करना ज़रूरी समझ में आता है।
आए थोड़ी सी बात करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, दैट इज द कैथरीन इसाउ की, वॉज बॉर्न इन यूक्रेन इन 1898। शी स्टडीड एग्रीकल्चरल in Russia and Germany and received her doctorate in 1931 in United States. ओके, उन्होंने रसिया और जर्मनी में पढ़ाई की, यूक्रेन में उनका बर्थ हुआ 1898 में। और इसके बाद जो उनके वर्क हैं उनकी बात करते हैं। सी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन दैट्स द कर्ली टॉप वायरस। वायरस की बात उन्होंने की थी, भाई देख लो आज भी वायरस की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, और ये वायरस की बात उन्होंने की। थ्रू ए प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग आर फ्लोएम टिश्यूज। उन्होंने अर्ली टॉप वायरस के स्प्रेड होने की मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया, जो कि स्प्रेड होता है कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी बात उन्होंने की। और एक बुक लिखी उन्होंने, अपने कंटेंट्स को डिस्क्राइब किया। डॉक्टर इसाउस प्लांट एनाटमी, बहुत प्रोमिनेंट बुक है ये प्लांट एनाटमी की, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और ये बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में जब डिस्क्रिप्शन शुरू हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स की एनाटमी की बात हुई, तो इस रेफरेंस में इसाऊ का ये कंट्रीब्यूशन बहुत प्रोमिनेंट रहा। तो उन्होंने प्लांट एनाटमी पब्लिश की 1954। टू के डायनामिक डेवलपमेंट, अब इससे क्या हुआ, एक डायनामिक डेवलपमेंट हुआ, अप्रोच हुआ इस प्लांट एनाटमी जब 1954 में उन्होंने पब्लिश की। अप्रोच डिजाइन टू इन्हेंस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड एन इनॉर्मस इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड लिटररी ब्रिंगिंग अबाउट ए रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर इसाऊ का क्या कंट्रीब्यूशन था, उनकी पहली पब्लिकेशन क्या था, बुक का नाम तो वो प्लांट एनाटमी थी, जो कि उन्होंने 1954 में पब्लिश की थी। ओके, जिससे पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और दूसरा एक मैटर, द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन इसाऊ वाज पब्लिश्ड इन 1960। ये दूसरी बहुत प्रोमिनेंट उनकी बुक थी। इट वाज रेफर टू एज ए वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये वेबस्टर कही जाती हैं प्लांट एनाटमी की। इट इज इंसाइक्लोपीडिक, ध्यान दो, ये दोनों बुक प्लांट एनाटमी और द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट, ये कैथरीन इसाऊ की जो बुक्स हैं इंसाइक्लोपीडिक कही जाती हैं। इन 1957 शी वाज इलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, बिकम द 6th वुमन टू रिसीव दैट ऑनर। छठी महिला हुई जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ। इन एडिशन टू दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड शी रिसीव्ड द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989। बहुत पुरानी बात नहीं है, 1989 में जॉर्ज बुश से इन्होंने को मिला नेशनल मेडल ऑफ साइंस का अवार्ड मिला। व्हेन कैथरीन इसाऊ डेड इन 1997, पीटर रेवन, डायरेक्टर ऑफ एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी, मिसेरी बॉटनिकल गार्डन, remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even as the age of 99 की एज में वो एक्सपायर की। तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर इसाऊ की ये 2 बुक्स आपको याद रखनी होगी, जो कि इंसाइक्लोपीडिक कही जाती हैं प्लांट एनाटमी की। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द आवर चैप्टर, दैट्स द 5th चैप्टर, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एज वी आर फैमिलियर अबाउट दैट, मॉर्फोलॉजी मीन्स दैट इज द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स की बात होगी। ओके, लेट अस स्टार्ट। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर fail to fascinate us
फैसिनेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, इवन एंजियोस्पर्म में भी कितनी डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं हैं। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये सारे फीचर्स इन सब में प्रेजेंट होते हैं। इन चैप्टर 2 and 3 we talked about the classification of plants based on morphology and other characteristics। सेकेंड थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी की बात और अदर कैरेक्टर्स की बात, जो कि उसके डिस्क्रिप्शन के लिए नेसेसरी था, डिवीजन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उन डिस्क्रिप्शन को डिटेल करते हैं। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions। किसी भी बात को डिस्क्राइब करने के लिए हमको टेक्निकल टर्म्स चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को जानना जरूरी है। We also need to know about the possible variations in different parts। हमको ये भी जानना जरूरी है कि क्या वेरिएशंस होती हैं डिफरेंट पार्ट्स में, फाउंड एज एडाप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरनमेंट, जो कि अलग अलग एनवायरनमेंट में एडॉप्ट करने के लिए प्लांट्स के लिए जरूरी होती हैं। दैट इज़ द एडाप्टेशंस ऑफ वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एट्सेट्रा। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या क्या चेंजेस चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंब के लिए, स्टोरेज के लिए, ये सारी हमको बातें समझनी है। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अगर किसी भी एक पौधे को लो, पुल आउट करो, तो देखोगे क्या कि उसमें रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं। ये तीन इसेंशियल पार्ट्स हैं। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। टू अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम, वाइल द पोर्शन एबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। जो प्लांट का पार्ट एबव द ग्राउंड है वो शूट सिस्टम है, और बिलो द ग्राउंड है तो वो रूट सिस्टम है। बेसिकली अगर ये सरफेस लेवल है और इस सरफेस के नीचे जो स्ट्रक्चर है प्लांट बॉडी का, तो ये रूट सिस्टम है, और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं वो शूट सिस्टम है। ये सारी दो मेन सिस्टम्स हैं प्लांट बॉडी में। दैट इज द रूट सिस्टम, पहला रूट सिस्टम, और दूसरा है शूट सिस्टम। थोड़ी सी बात और यहाँ पर समझाना जरूरी समझता हूँ कि ये दो सिस्टम्स, दो पार्ट्स जो हैं इन जनरल, जब सीड जर्मिनेशन होता है तो सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस में रेस्पेक्टिवली रेडिकल एंड प्लूम्यूल दो पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के। नाम आप लोगों को मालूम होगा, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, और यही रेडिकल और प्लूम्यूल नाम के दो स्ट्रक्चर्स डेवलप होकर रूट और शूट बनाते हैं। ये रेडिकल रूट के फॉर्म में डेवलप होता है, जबकि ये प्लूम्यूल शूट के फॉर्म में डेवलप होता है। ये दो पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी के मेजर पार्ट्स। एक बात और यहाँ जोड़ना जरूरी है, बी केयरफुल। अगर सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है बेटा, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और अगर कहीं मिस कॉन्सेप्शन हो रहा है तो उसको क्लियर कर लेना जरूरी है। तो ये रूट और शूट हो गया, ठीक। अब क्या होता है कि इन जनरल जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो इन अर्ली स्टेज में उसमें रूट आ जाते हैं, स्टेम डेवलपमेंट होता है और लीफ रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन क्यों? ये तीनों कंपलसरी हैं।
और ये तीनों जब तक हैं, जब तक फ्लावर डेवलप नहीं होता। फ्लावर कब डेवलप होंगे प्लांट में? जबकि उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होता है, तब प्लांट में फ्लावर्स डेवलप होते हैं और उसके बाद फ्रूट्स बनते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि रूट, स्टेम और लीफ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग प्लांट में एग्जिस्ट होंगे, लेकिन उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स कब बनेंगे? जब उसका रिप्रोडक्टिव सीजन शुरू होगा। ये क्लियर होना जरूरी है। ओके, अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट, द रूट। द मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमरी रूट। क्या बता रहा है भाई कि मेजॉरिटी डाइकॉट प्लांट्स में डायरेक्ट सीधा इलांगेशन होता है किसका? तो रेडिकल का। अभी हमने बात की रेडिकल की। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर डेवलप करता है। इट बियर्स लैटरल रूट्स, इसमें लैटरल साइड में रूट्स निकलते हैं। ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड एज सेकेंडरी, टर्शियरी एटसेट्रा, और इसके बाद उनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है? सेकेंडरी, टर्शियरी एटसेट्रा उसको रूट कहते हैं। जैसे कि ये प्राइमरी हो गया ये, और इससे निकला वो सेकेंडरी हो गया, इससे जो निकला वो टर्शियरी होगा। तो इस पैटर्न पर इसमें डेवलपमेंट होता है रूट का। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज कॉन्स्टिट्यूट द, क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं भाई? टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। अभी ये साइड में हमारे प्लांट दिख रहा है मस्टर्ड प्लांट, तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि यहाँ पर टैप रूट सिस्टम है। तो यानी कि एक रूट सिस्टम हमारा कंफर्म हुआ, कौन सा? तो ये टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या? कि जहाँ पर कि रेडिकल से एक प्राइमरी रूट निकला, इस प्राइमरी से सेकेंडरी निकलेंगे, सेकेंडरी से टर्शियरी निकलेंगे, तो वो सिस्टम क्या कहा जाता है? टैप रूट सिस्टम। ओके, इन मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स। अब मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होता है भाई? द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, जो प्राइमरी रूट ये निकलेगा वो शॉर्ट टाइम के लिए ही है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और ये रिप्लेस्ड हो जाता है, ये हटा दिया जाता है, हट जाता है। दिज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन द व्हीट प्लांट। अब व्हीट के प्लांट, गेहूं के पौधे में जो सिस्टम दिखाई पड़ेगा, तो ये डिस्ट्रॉय होता है और इसकी जगह इस तरह के एक ब्रांचिंग हो जाएगी, कलेक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाएगा रूट के। और ये कहाँ से डेवलप होगा? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो ये हो गया फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये दो रूट सिस्टम हो गए, फर्स्ट टैप रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन दैट इज द फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, इसके साथ ही बी केयरफुल, देखो एडवेंटिटियस रूट एक अलग कैटेगरी है, इसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो एडवेंटिटियस रूट्स में क्या होगा? इन सम प्लांट्स लाइक ग्रॉस, मोनेस्ट्रा एंड द banyan tree, roots arises from the parts of the plant। कहाँ से निकल रहे हैं? From parts of the plant other than the radical, रेडिकल के अलावा और कहीं से निकलेंगे, तो इस तरह के रूट्स एडवेंटिटियस रूट कहे जाते हैं। तो आपको फोकस कहाँ करना है बेटा? कि आप देखो कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम है और एडवेंटिटियस रूट सिस्टम है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। फाइब्रस रूट सिस्टम में सारे रूट्स प्राइमरी रूट्स के डिजेनरेट होने के बाद फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एराइज करते हैं एक साथ बंच में, लेकिन दूसरे प्लांट्स में जो कि एराइज करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा दूसरे हिस्से से जो रूट निकल आते हैं उनको कहते हैं एडवेंटिटियस रूट्स। ओके, द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, मेन काम यही है। प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकर टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स
एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखिए 3-4 काम इनके मेन है। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है। दूसरा है प्रॉपर एंकरेज करते हैं, पकड़े रहते हैं प्लांट को फर्मली सॉइल के साथ। तीसरा स्टोरेज हो गया फूड मटेरियल्स का। और चौथा काम क्या है, फोर्थ वर्क क्या है, दैट्स द सिंथेसिस द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये मेजर फंक्शंस हैं किसी भी रूट के। ओके, ये डायग्राम हम देखें यहाँ पर इस मस्टर्ड प्लांट में दिखाया गया है किस तरह का रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। इस तरह का सिस्टम जो है इसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम। और दूसरा अभी देखते हैं डायग्राम, दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, ये दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम है। वन, दिस इज द टैप रूट सिस्टम, सेकेंड वन दिस इज द फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये एक थर्ड कैटेगरी रूट सिस्टम है, दैट्स द एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लो कि फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिटियस रूट सिस्टम दैट्स नॉट द सेम, दीज आर द डिफरेंट टू रूट टाइप्स सिस्टम्स। नेक्स्ट, रीजन ऑफ द रूट। क्या क्या रीजन इसके होते हैं, अब इस रीजन को हम डिस्क्राइब करते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाई ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसको कि रूट कैप कहते हैं। ये एक टोपी लगी हुई है इसके ऊपर, और ये काम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉयल। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये फ्रिक्शन नहीं करने देता। ये पोर्शन जो रूट का है, ये पार्ट रूट का कैप, ये सॉयल के साथ इसके टेंडर सॉफ्ट पोर्शन को रब नहीं होने देता, बचाता है। ओके, ए फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेम। इसके ठीक थोड़ा सा 1-2 मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेम है। अब ये मेरिस्टेम क्या है, यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ये सेल्स जो इस लोकेशन में होंगी उनमें रैपिड डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, वो डिवाइड होती रहती हैं, सेल डिवीजन की प्रोसेस होती हैं। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ ए डेंस प्रोटोप्लाज्म। उसमें डेंस घना प्रोटोप्लाज्म होता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। द सेल्स proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length। अब इसके आगे बढ़ के ये सेल्स धीरे धीरे ऊपर जब शिफ्ट होंगी तो दूसरे रीजन में आ गई। कौन सा रीजन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। अब इसमें इलॉन्गेट होंगी और इनलार्ज होंगी। फर्स्ट रीजन कौन होगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा रीजन हो गया रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। इसके बाद थर्ड जोन जो है रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। ओके, द सेल्स ऑफ द इलॉन्गेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफ्रेंशिएट होती हैं। सेल डिफ्रेंशिएशन होने का मतलब कि उनका पर्टिकुलर फंक्शन फिक्स होने लगता है कि उनको क्या काम करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन एंड मैच्योर होती हैं। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। अब इलॉन्गेशन जोन के ऊपर जो जोन है, जोन ऑफ मैच्यूरेशन, ये कहा जाता है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। यानी कि कलेक्टिवली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट दैट इज द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, या इसको कहते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन। दूसरा है जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन। तीसरा है जोन ऑफ सेल मैच्यूरेशन। ये तीनों जोन्स हैं। इस जोन की
जोन ऑफ सेल मैचुरेशन की एक प्रॉपर्टी और आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रूट हेयर्स। और यहाँ पर ये रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, और यही स्ट्रक्चर जो होती हैं रूट हेयर्स की, वो रूट में प्लांट बॉडी में वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। रूट हेयर्स, इसको डिस्क्राइब भी किया गया है, क्या है? दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। एक्चुअली होता क्या है कि रूट का काम हम लोगों ने देखा कि 4 फंक्शन है। तो जो नेक्स्ट फंक्शन स्टोरेज का आता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन, तो उसके लिए रूट मॉडिफाई हो जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है। तो क्या रूपांतरण हो रहे हैं? रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा भाई एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा और कुछ काम करने के लिए बदल रहे हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, अब सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। अब 3 मेजर फंक्शंस इनके मिल रहे हैं, किस किस काम के लिए? सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। क्या हो रहा है भाई? ये कैरेट और टर्निप में रूट मॉडिफाइड हो रहा है, इसके साथ साथ एडवेंटिशियस रूट किसका? स्वीट पोटैटो का स्वॉलन हो जा रहा है, स्वेल अप होता है और स्टोर करता है फूड को। तो ये क्लियर हो गया कि टर्निप और कैरेट जो आपके कॉमन यूज में है, डेली यूज में है, तो ये क्या है? तो ये मॉडिफाइड रूट्स हैं और मॉडिफाइड होके ये फूड स्टोर करती हैं। इसके साथ साथ ये स्वीट पोटैटो का भी रूट मॉडिफाइड होके स्टोर का काम करता है। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स? कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हो भाई? अब रेडिश ले लो, कैरेट ले लो, पोटैटो ले लो जहाँ पर कि स्टेम मॉडिफाइड होता है, डहेलिया है वहाँ पर रूट मॉडिफाइड करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हैव यू एवर वंडर्ड दैट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स, अब ये देखो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स क्या आ गए, दैट सपोर्ट ए बैनियन ट्री, ये झूल रहे हैं ऊपर से, ब्रांचेज से नीचे की ओर, जमीन की ओर ये आ रहे हैं। दे आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, इनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन, मक्के और गन्ने में भी इसी तरह के सपोर्टिंग रूट्स निकलते हैं, कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम्स। ये कहाँ से निकलते हैं? तो लोअर नोड ऑफ स्टेम से निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड द स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। ये दोनों डिफरेंस क्लियर होने चाहिए। इन सम प्लांट सच एज ए राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वम्पी एरिया, जो कि नमी वाले जमीन जगह पर होते हैं, दलदल वाली ज़मीनों पर, मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। ये वर्टिकली ऊपर की ओर, ये नीचे आ रहे थे ये, और ये इस केस में ऊपर की ओर निकलेंगे। और इस तरह के कंडीशन को, रूट को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड द न्यूमेटोफोर्स, हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं न्यूमेटोफोर्स। यहाँ इस डायग्राम्स में हम देख सकते हैं एस्पैरगस, ये मॉडिफाइड रूट है, टर्निप है, कैरेट है, ये स्वीट पोटैटो है, ये सारे के सारे मॉडिफाइड रूट्स हैं स्टोरेज के लिए। और ये न्यूमेटोफोर्स हैं, ये भाले की तरह हम देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। ये मेन प्लांट है और इस मेन प्लांट की जो अंडरग्राउंड रूट है, इससे कुछ एरियल पार्ट्स ये निकले हुए हैं, ये न्यूमेटोफोर्स हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय योर स्टडी।
कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं, रूट को क्लियर कर लेते हैं। रूट का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।